अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। आज का प्रोग्राम जी आप जानते हैं मीट एंड टॉक है और मीट एंड टॉक की ये एक्सक्लूसिव जो आप एपिसोड देखने जाएंगे उसमें हमारे बहुत ही एक मैं कहूँगा कि समवॉट द प्राउड फॉर पाकिस्तान, प्राउड फॉर ज़ैब, प्राउड फॉर हिज ओन फैमिली। वैसे भी कहा जाता है कि जो हमारे पाकिस्तानी कौम है इसमें जब आप देखेंगे तो बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल है। और जब हम बात करते हैं कि फार डिस्टेंस या जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और पहाड़ों में रहते हैं वो बहुत ही दिलकश होते हैं, बहुत मेहनत कश होते हैं। एंड देन अगेन वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत सारे लोग सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं कि यार हमने तो सोचा भी नहीं था, इतने कम रिसोर्स और इतने कम ज़िंदगी के फैसिलिटेशन के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छे से उन्होंने चीज़ों को परफॉर्म किया। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ बहुत एक अच्छा हमारा टाइम गुजरा है ज़ैबिस यूनिवर्सिटी के अंदर। 6 से 8 साल का तकरीबन मैं ये कहूँगा कमोबेश इतना अरसा हो चुका है कि हमारी गैदरिंग्स भी रही हैं, बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशन भी रहा है। और कभी कभार हम मजाक मस्ती में उनको चढ़ा भी दिया करते थे कि यार ये क्या सारे दिन अजीब से आइडिया लेके बैठते हो, पता नहीं कब गोरों का पाकिस्तान बनेगा। एनीवेज ये हमारे आपस के स्टेटमेंट्स होते थे। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक गोरे ही है, ऑब्वियसली आप जब उनको देखेंगे बात करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। महताब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल। और जी हाँ, मेहताब साहब हमारे मैकाट्रॉनिक्स के भी ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर भी उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। मेहताब आपने माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों के माबेन में देखता हूँ कि बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी अचीवमेंट हासिल कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आज आपके 2 अपने पर्सनल स्टार्टअप भी हैं जो माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रिसेंटली आपने एक बहुत अच्छी एक ग्रांट भी अचीव की जो कि तकरीबन $35,000 की अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे और भी मामलात हैं जिस पे हम बात करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीक्रेट हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी आपकी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो फार फ्लंग स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन स्टडीज़ पे बिलीव करते हैं और जो ऑनलाइन कोचिंग्स पे बिलीव करते हैं, उस तरह की चीज़ें भी आपकी आने वाली हैं। मैं अब रिवील नहीं करूँगा क्योंकि ऑफ साइड हमारा ये डिस्कशन रहा है, मगर ये हिंट्स मैंने लोगों को दे दिए कि इंशाल्लाह एक तीसरा भी आपका स्टार्टअप आने वाला है। ठीक है, इंशाल्लाह। मुझे ये बताएंगे ज़ैबिस्ट किस तरह आपके वहमो गुमान और ख्वाबो ख्याल में आया, ज़ैबिस्ट किस तरह पहुंचे और ज़ैबिस्ट में किस कदर आपने ये अरसा गुजारा? तकरीबन 8 साल हम आपस में मिलते जुलते रहे, तो मुझे बताएं ज़ैबिस्ट में क्या क्या किया, कैसे किया और किस तरह ये जर्नी स्टार्ट हुई? अच्छा दी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड ज़ैबिस्ट की कि मेरी जो स्कूलिंग है वो फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल सवाबी से है। मैं सवाबी से बिलोंग करता हूँ और मेरी कॉलेजिंग फिर JK कॉलेज टोपी सवाबी से ही है। और उस टाइम जब कॉलेजिंग हो गई मेरी, सो डेफिनेटली इंजीनियरिंग साइड पे ही जाना था क्योंकि हमारे यहाँ ना 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक होता है डॉक्टर बनना है, दूसरा है कि आपने इंजीनियर बनना है। तो बाकी तो कॉन्सेप्ट वहाँ पे था नहीं कि और कंप्यूटर साइंस या BBA या उस साइड पे जाए। सो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रोबोटिक्स के बारे में सुना था जब मैं JK में था, चीज़ें थोड़ा सा ऑब्जर्व करता था, वहाँ पे थोड़ा सा रोबोटिक्स साइड पे था इंटरेस्ट काफ़ी। तो उस टाइम मुझे 2 यूनिवर्सिटीज़ मिली थी, एक एयर थी और दूसरी ज़ैबिस्ट करवा रही थी। अब ज़ैबिस्ट कराची में थी, एयर में भी एडमिशन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ैबिस्ट में भी मैंने टेस्ट दिया था, मैंने उस टाइम इस्लामाबाद में टेस्ट दिया और जब सेलेक्ट हुआ वहाँ पे, सो मैं माइंड में मेरा ये था कि कराची होगा। कराची फर्स्ट टाइम आता कि कराची जिस तरह इस्लामाबाद है तो उसका एक बड़ा वर्जन कराची होगा। सो वो एक था कि चले आउट ऑफ सिटी भी चलते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर ले लेते हैं। एंड ज़ैबिस्ट के बारे में सुना था, काफ़ी एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी और इंटरनेशनल रैंकिंग में भी थी। सो वो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई, एडमिशन हुआ 2010 में। फिर मैं आ गया यहाँ पे, कराची शिफ्ट हुआ। सो इनिशियली तो जब आया था स्टार्ट में काफ़ी इश्यूज फेस करनी पड़ी यहाँ पे, बट थैंक्स टू सम ऑफ द फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स, उन्होंने काफ़ी वहाँ पे सपोर्ट किया। एंड इवन जो मेरे कुछ क्लासमेट थे उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, इनकरेज किया, क्योंकि मेरे ख्याल में 3 से 4-5 महीने बाद मेरा थोड़ा सा दिल था कि मैं वापस चला जाऊँ। सो बिल्कुल एक न्यू एनवायरनमेंट था, एक न्यू सिटी थी मेरे लिए, इतना बड़ा एक्सपोजर हुआ नहीं था कभी, हम गांव से निकले नहीं थे, तो वो एक न्यू एक्सपोजर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम भी हो गया था, दोस्तों के साथ गुजर गया था। एंड ये एक जर्नी थी जो कि यूनिवर्सिटी की स्टार्ट हुई एंड एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला ज़ैबिस्ट में। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले ज़ैबिस्ट में।
मैं 2010 में अच्छी जीपीआर थी जो एक इंजीनियरिंग किया थी, मतलब मैं बैक बेंचर्स में हूँ, मैं आगे कभी नहीं बैठा। और माशाल्लाह हमारे जो कुछ दोस्त मिले थे तो वो भी ऐसे थे कि वो कभी आगे बैठने ही नहीं देते थे। सही है। तो काफ़ी एक अच्छा उनके साथ एक इंटरेक्शन नहीं, लाइक एक एवरेज जीपीए थी, लाइक 2.7 मेरी एवरेज जीपीए आती थी, 2.7 2.6 इस तरह की। बट साथ साथ में हम बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व थे, जिस तरह सोसाइटीज़ होगी ज़ैबिस्ट में। ज़्यादातर मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था तो मैं स्पोर्ट्स सोसाइटी मैंने ज्वाइन की। उस टाइम मैंने IEEE ASME भी ज्वाइन की थी, तो उनके साथ भी इंटरेक्शन होती थी, तो काफ़ी मोटिवेशन इंकरेजमेंट मिलती थी, तो काफ़ी एक्सपोजर हो रहा था, काफ़ी लर्निंग हो रही थी। बट 2013 में एक ऐसी सिनेरियो, एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि लाइक जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से आई गॉट ड्रॉप्ड आउट इन 2013 एंड दैट वाज द मोमेंट के इट वाज लाइक के मतलब ये हुआ क्या, कैसे हुआ, क्योंकि आई वाज नॉट दैट मच बैड स्टूडेंट, मैं पढ़ाई भी करता था साथ साथ में। लेकिन ड्रॉप आउट हो गया, वट एवर द रीजन आर, ड्रॉप आउट हो गया था। सो उस टाइम पे कुछ फ्रेंड्स ने, इवन शायद मैंने अभी तक भी फैमिली को ये चीज़ नहीं बताई, शायद आपके ये जब पॉडकास्ट सुनेंगे शायद उनको पहली दफ़ा पता चलेगा। तो वो उस टाइम वो बहुत टफ टाइम था। इट वाज लाइक के मेरे जहन में था कि अगर ये टाइम गुजर गया ना इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, तो मैंने कहा कि फिर लाइफ में कोई भी टफ टाइम आएगा ना, सो कोई टफ टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप जब फैमिली को चीज़ें नहीं शेयर करते, क्योंकि आप घर का बड़ा भी हूँ मैं, तो बहुत बहुत एक्सपेक्टेशन थी। मेरे अंकल है, उनका एक अब्रार मोहम्मद, तो उनका एक काफ़ी रोल था मेरे उसमें, हमारी एजुकेशन सपोर्ट की उनने ओवरऑल। तो मैं उनको भी वो नहीं करना चाहते कि वो बिल्कुल एक डिसहार्ट हो जाए कि इतना सपोर्ट हम दे रहे हैं एंड उसके बावजूद इस सिचुएशन हो रही है। तो बहुत बहुत एक टफ टाइम था। मतलब मैं पहली दफ़ा इतना ज़्यादा वॉक पे चला था कि मैं ज़्यादा से लेकर ना डिफेंस फेज 1 में उस टाइम रहता था, मैं वॉक करके गया था, और अक्सर व बेशतर मैं वॉक करके जाता तो ये सोचता था कि मैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर कुछ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं एंड टीचर से मशवरा किया, तो मैंने उसी साल वापस जब एडमिशन अनाउंस हुई तो मैं वापस री एडमिशन ले लिया, और उसमें मेरे 30 कोर्सेज उस टाइम हुए थे एंड मेरे 24 कोर्सेज कैंसिल हो गए थे। सो इट वाज अगेन अ न्यू बिगनिंग फॉर मी। लेकिन वो बहुत टफ टाइम था। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता था, एक रोना भी आता था कभी कि मतलब ये वापस से चीज़ें करेंगे, लोग आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे एक रियलाइज़ भी किया मैंने, और फिर सिचुएशन को एनालाइज भी किया कि नहीं, अब अगर ड्रॉप आउट हुई हो ना तो अब कुछ एक्स्ट्रा करो ताकि वो चीज़ आपकी कवर हो जाए। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग कि मतलब कुछ करना है, लेकिन क्या करना है ये नहीं पता था। फिर जब दोस्त ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने डिफरेंट जॉब ज्वाइन की इंडस्ट्री में, स्टेम एजुकेशन, मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ पे। सो मैं स्कूल लेवल से ना मुझे एक चीज़ ये आ रही थी कि मुझसे ना रट्टा नहीं लगता, ये मतलब एक चीज़ मैं याद करता हूँ ना वो नहीं होती थी मुझसे कभी भी। तो वो फिर आई थिंक मेरे 80% आया, 80% था। और जब मैं कॉलेज पे गया तो अगेन फेडरल बोर्ड था, वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, और मेरे परसेंट डायरेक्ट 80 से ना 60 पे आ गया। मतलब 3-4 नंबर थे मेरे ख्याल में, उससे क्लियर हुआ था। अगर वो 3-4 नहीं मिलते तो शायद वो 60% भी नहीं आता। तो वो फिर जब यूनिवर्सिटी लेवल पे देखता था, तो जो टीचर कॉन्सेप्ट देता था, जो टीचर रियल टाइम एग्जांपल देता था ना, तो वो चीज़ समझ आता थी, क्योंकि वो माइंड में होती थी। वो रियल टाइम एग्जांपल देते वो चीज़। और जिन टीचर्स के स्लाइड्स में ना, सॉरी बट जिन टीचर के स्लाइड में बहुत ज़्यादा वो टेक्स्ट होता था ना, तो वो नहीं याद रहती थी बिल्कुल भी। तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मतलब मेरे साथ भी तो प्रॉब्लम है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के साथ भी प्रॉब्लम है। इसी वजह से हमारा पूरा सिस्टम जो है ना वो रट्टे बेस पे। इवन अदीब भाई आपको भी आइडिया होगा कि हमारे जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, सो लोग ना पास्ट 5 and 10 ईयर्स के पेपर्स पढ़ते हैं, और उनको ये पता होता है कि 30% यहाँ से पेपर आएगा, तो वो तो सारा रट्टा है, अब तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे भी देखा ना कि वो बिल्कुल वो हफाज की तरह ना वो क्वेश्चन ऐसे ऐसे याद करते, और वो तो वो सारा रट्टे वाला सिस्टम है, वो सही नहीं था।
सो उस टाइम से मैंने किया कि नहीं, अब करना है कुछ तो एजुकेशन सेक्टर में करना है और प्रूव करना है कि वाकई में ये सिस्टम में इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं, और वो सोल्यूशन कोई और नहीं हम लेके आएंगे, क्योंकि मेरे साथ वो सोल्यूशन प्रॉब्लम हुआ है सही, तो मुझे पता है कि उसका सोल्यूशन क्या है। सो वहाँ से एक मोटिवेशन आई, वहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टअप पे काम स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ में सोसाइटीज़ में मैंने ज्वाइन किए। मैं स्पोर्ट्स सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी बना, और मेरे साथ एक कोलीग थी मरियम फजल, तो उनसे मैंने एक दफ़ा आइडिया डिस्कस किया। सो शी वाज आल्सो इंटरेस्टेड। सो हमने वहाँ से ना, जब जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ फिर 2016 में सारे कोर्सेज जब क्लियर हुए, तो उसके बाद हमने डायरेक्ट इसी स्टार्टअप पे काम स्टार्ट कर दिया कि ना वी नीड टू वर्क इन दिस एजुकेशन सेक्टर, एंड हमसे जितना हो सकेगा हम अवेयरनेस भी लेके आएंगे और कोशिश करेंगे ये प्रॉब्लम जो है ना उसको सॉल्व करें। सो वहाँ से हमने स्टार्ट की अपनी जो एक स्ट्रगल है, वहाँ से हमने स्टार्ट की। एंड मेरे दोस्त होते थे जो उस टाइम एजुकेशन कंपनीज में काम करते थे, मैं उनके साथ अक्सर बैठता था और उनसे पूछता था, स्पेशली अमीन का मैं नाम लूँ क्योंकि उनसे मैं बड़ी गाइडेंस ली, उसके घर पे जाके उनकी गाइडेंस ली, जहाँ भी बैठता था उनके साथ, तो उन्हें काफ़ी गाइड किया कि अच्छा ये स्टेम एजुकेशन है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी बेस है। तो मुझे वो लर्निंग बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये थी सिर्फ कराची में, बाकी कहीं पे भी नहीं थी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, अगर मैं उस इलाके से बिलोंग करता हूँ, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं है, उनको गाइडेंस नहीं थी। सो वहाँ से एक मोटिवेशन आई एंड वी स्टार्टेड इट। और बहुत अभी तक जो वो एक स्ट्रगल था, बहुत स्ट्रगल में लोग स्कूल्स के पास हम जाते थे, अपना सोल्यूशन बताते थे, कॉलेजेस के पास जाते थे, तो ऑलमोस्ट 99% रिजेक्शन आती थी, कह रहे नहीं हमें बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना है, क्योंकि पेरेंट्स को ना आपकी मार्क्स चाहिए कि अच्छे मार्क्स आएंगे ना तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो वो एक था, तो उसमें हमें तकरीबन 2 से 3-4 साल लग गए लोग को समझाने में। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन कॉलेजेस ने उस टाइम या स्कूल्स ने रिजेक्ट किया था कि नहीं, तो वो कॉलेजेस स्कूल्स अभी खुद बुला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके हम सर्विसेज दे रहे हैं। सो हमने वहाँ से शुरुआत की रोबोटिक्स वर्ल्ड की, एंड रोबोटिक्स वर्ल्ड बेसिकली एक स्टेम एजुकेशन एडटेक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, एंड हम कोर स्टेम एजुकेशन पे काम करें। एंड हमारा बेसिकली जो विजन है कि जो रट्टे वाला सिस्टम है ना, इसको ख़त्म करके हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग, ताकि वो बच्चे ना क्रिएटिव हो, बच्चों में क्रिएटिविटी जो होती है ना उसको हम थोड़ा सा उजागर कर सके, एंड उस पे हम काम करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन सक्सेसफुल सो फार। एंड जिस तरह आपने जिक्र किया कि बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, एंड एक बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी, काफ़ी जो आपके अपने जो होते दोस्त होते, तो आपका सर्कल, मतलब आपका सर्कल ना 5 to 10% रह जाता है, चाहे वो फैमिली साइड से हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल से हो, चाहे जहाँ से भी हो। सो वहाँ से लेकिन जो 5 to 10% तो हमेशा मोटिवेशन सपोर्ट देते रहे, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अब इस स्टेज तक पहुँच गए। एंड बहुत सी चीजें हमने नोटिस की हैं कि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हो या कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, माइंडसेट ये होता है कि भाई डिग्री कंप्लीट करनी है, कहीं जॉब करनी है। जैसे आपने भी कहा कि आपके दोस्त से स्टेम्स की कंपनीज के अंदर जॉब करते थे, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन थी, जैसे स्पेशली आपने अमीन साहब का नाम नॉमिनेट भी किया, आप उनके साथ एंगेज रहे, चीज़ों के आइडियाज कॉन्सेप्ट आपको समवॉट फैसिनेट कर रहे थे, एंड देन अगेन आप उसमें अपना इंटरेस्ट आपका डेवलप हो गया। मगर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नजर आई है मुझे, वो ये कि भाई एक बंदा जिसकी फील्ड में अक्सर लोग जॉब की पीछे तलाशी होते हैं कि भाई जॉब चाहिए, वो बंदा अपने 2 स्टार्टअप्स इनिशिएट दे रहा है। जैसे आपने रोबोटिक्स वर्ल्ड की बात की, इसके अलावा आपका स्टीम माइंड्स के नाम से भी एक अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्टार्टअप है। तो हाउ यू कम अप विद द आइडिया ऑफ बिजनेस, ये किस तरह हुआ, और ये किस तरह ये ख्याल आपने इवॉल्व करके माशाल्लाह इतने अच्छे से उसको प्रेजेंट भी किया? इस तरह था कि मैंने जिस तरह आपको मेंशन किया कि जब ड्रॉप आउट हुआ था, सो उसके बाद तो एक जहन में एक चीज़ बैठ गई थी, और वो बिठा दी गई कि अब ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, ताकि एक आप पे ना एक टप्पा लग जाता है अगर आप ड्रॉप आउट हो रहे, सो या तो आप बहुत नालायक है या इस तरह ना, तो वो ऐसी चीज़ नहीं थी। वो जिस वजह से भी एक चीज़ होगी बस वो होगी, तो वो चीज़ थी कि एक तो वो क्लियर करना है, लेकिन साथ में ना कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स करना है। इट्स लाइक कि वो एक जो लोग के जहन में कॉन्सेप्ट जा रहा है वो एक खत्म हो। तो उस टाइम से एक जहन में था कि अब सेक्टर कहीं ना कहीं तो काम करना है। अब वो उस टाइम समझ नहीं आता ना कि किस सेक्टर में हमने जाना है, या कौन सा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके वो करना है, उस पर काम करना है। सो उस टाइम ये स्टार्टअप्स वाला कॉन्सेप्ट आया तो बड़ा नया कॉन्सेप्ट था ना, स्टार्टअप्स होते थे, ये 1 आध 2 इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट हुए थे उस टाइम।
तो मैं खुद एजुकेशन सिस्टम को, जो पाकिस्तान का कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है, उससे होता हुआ आया था। सो मैंने कहा व्हाई नॉट, अगर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही करना है, कोई सोल्यूशन निकालना है, उस सोल्यूशन को हमने बिजनेस में कन्वर्ट करना है, सो व्हाई नॉट जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की है ना, तो उसको ही क्यों ना करें। सो वहाँ से एक आइडिया आया कि नहीं, हमने स्टेम एजुकेशन एंड एजुकेशन सेक्टर में ही काम करना है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस आ रही है, अब एआई भी आ गई है, सही है, 3D मॉडलिंग एनिमेशन साइड पे आ गए, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड एंड मिक्स्ड रियलिटीज पे आ गई। सो उसके साथ साथ हम वो न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें, इंटीग्रेट करें अपने सिस्टम से। सो दैट वाज द पॉइंट जहाँ से आया कि आप कुछ एक्स्ट्रा करो, क्योंकि हम, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल जॉब्स के लिए लोग बहुत आगे पीछे हो रहे थे और जॉब नहीं मिलती थी। तो जब स्टार्ट किया था तो 2 साल तो बहुत ज़्यादा टफ थे, और उसमें तो एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था कि बिल्कुल, मतलब स्टार्टअप में ये था कि 90% ऑफ द टाइम हमेशा शीशे के सामने खड़े होकर ये होता था, यार बस छोड़ दो, क्या कर रहे हो, जाके बाहर चले जाओ, सुकून से लोग इतने लाखों कमा रहे हैं, तो बस आप भी कमाना स्टार्ट कर दो। बट एक जहन में थी नहीं कि अगर आप भी चले गए ना, तो बस वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी। सो थैंक यू टू जियाद शेख। मैंने कुछ टाइम के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई थी यूनिलीवर में, सो मैंने यूनिलीवर ज्वाइन की, एंड वहाँ का मुझे एक एक्सपोजर मिला। एंड मेरे जो बॉस थे जियाद शेख, एंड बाकी जो मेरी मैनेजर थी निदा, सो उनने बहुत गाइड किया, एंड मैंने बहुत उनसे लर्निंग की। तो वो जो था ना, फिर भी एक लोग की ना, यूनिलीवर की एक ड्रीम जॉब होती है, मैं थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे था, लेकिन फिर भी लोग की ड्रीम जॉब होती है कि यूनिलीवर मल्टीनेशनल कंपनी, MNCs, और उसमें, बट वो मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मतलब वो, मैं माइंड से जाके काम करता, लेकिन दिल से वो काम नहीं होता था। बड़ी कोशिश की, बट आफ्टर 6 to 7 months वो क्विट कर दी। एंड अगेन मैं अपने स्टार्टअप को, मैं पहले उसके साथ साथ स्टार्टअप पे काम करता था, क्योंकि मुझे लोग ये बताते थे कि आप ना जॉब के साथ स्टार्टअप पे काम करें। तो मैं, जो भी सुन रहे हैं उनको ना, स्टार्टअप्स के साथ ना किसी और चीज पे काम नहीं हो सकता। मतलब स्टार्टअप इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब टाइप कि आप उससे थोड़ी सी अर्निंग करें। नो, स्टार्टअप को, आपको जॉब को, अगर आपको 9 आवर्स देने, 10 आवर्स देने जॉब को, स्टार्टअप को आपने 24 आवर्स देने, सही है। सो वहाँ से एक था कि उस पर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड इट। हम थोड़े स्टेप बाय स्टेप आगे चलते गए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नाउ 3 ऑफिसेज, एक कराची में है, एबटाबाद में एंड जीकी में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ग्रोइंग, एंड दैट वाज द पॉइंट जहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया था कि वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट टू स्टार्ट। अच्छा, मैं था, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपकी तस्वीर या आपकी प्रोफाइल्स या जस्ट लाइक समवट आपको लोग डिफरेंट मीडियम्स ऑफ मीडिया पे देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आर्टिकल्स छपे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि भाई, जैसे मैंने इनिशियली भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी फैमिली के लिए, ज़ायबस के लिए और पाकिस्तान के लिए भी प्राउड है, तो एक डिफरेंट सी फीलिंग होती है, मगर उस डिफरेंट फीलिंग के पीछे लोगों को पता नहीं कि कितनी बड़ी स्ट्रगल होती है। बिल्कुल। ग्रांट, लोगों को लगता है ग्रांट मिल गई, ठीक है भाई, ओके, नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, $35,000, नॉट दैट इजी, बट इसके पीछे बहुत बड़ा सफर होगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस ग्रांट को किस तरह अचीव किया गया, प्रोसेस कैसे किया गया, और कितनी हर्डल्स फेस करनी पड़ी आपको। अतीक भाई, जब इस तरह के जितने भी कंपटीशन आते रहते, हम पार्टिसिपेट करते रहते थे, एंड हमने EOGACA एक कंपटीशन है, रीजनल लेवल पे विन किया था उस टाइम। फिर हमने टाई इस्लामाबाद में रीजनल लेवल, वी वर वन ऑफ द रीजनल विनर्स थे। इस तरह के छोटे छोटे नेशनल आइडिया बैंक कंपटीशन में भी हमने नेशनल लेवल पे भी रनर अप रहे हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी विन किए। तो डिफरेंट कंपटीशन आती रही, लेकिन 90% फेल्यूर, मतलब वो हर जगह पे। लेकिन आप फेल्यूर से ना सीखते हैं, एंड लिटरली जब आपकी वो एक ग्रिलिंग होती है ना, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, या आपके जो मेंटोर्स होते हैं या जो जजेस होते हैं, जो भी, वो आपको ना जब ग्रिल करते हैं तो आपको बताती है आपकी गलती यहाँ पे, इसको ठीक करो। सो वो एक एक्सपीरियंस था, एंड नो डाउट आपकी जो, अगर इस पूरे जर्नी की मैं बताऊँ, सो 95% इज फेल्यूर। सही। बाकी कहीं पे लोगों को ग्रांड नजर आ जाता है, थोड़ी सी सक्सेस नजर आ जाती है, एंड शायद लोग को लगता है कि बस ये अचानक सा हो गया। अचानक से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो अचानक चीजें हो जाती है अचानक चली भी जाती है।
सही। सो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, काफ़ी कंपटीशन में हमने इवन लास्ट ईयर भी इस ग्रांट के लिए अप्लाई किया था, वी वर नॉट सेलेक्टेड, एंड उसमें हमने फिर कोशिश की कि हमने ऐसी क्या गलतियाँ की हैं जो कि हमें आगे नहीं करनी चाहिए। सो वो जो उनकी जो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स थी उसको हमने पूरा किया, हमने कोशिश की, ट्रैक्शन पे हमने बहुत कोशिश की कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स को ऑन बोर्ड कर सके एंड अपनी सर्विसेज दे सके, ताकि हम लोगों को सेटिस्फाई कर सके वाकई में वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर पुटिंग आवर ब्लड एंड स्वेट इन इट, एंड हम वाकई में करना चाह रहे हैं इस चीज़ को, एंड वी नीड टू एक्सपेंड, और उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, इन द फॉर्म ऑफ सीड फंड, सीड मनी। तो वो हमने वहाँ से की, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 to 7 मंथ्स की एक स्ट्रगल थी, और फिर हमने बैरियर यूनिवर्सिटी जो HEC के एक रिकॉग्नाइज्ड और एक था, वहाँ से हमने अप्लाई किया। सो थैंक्स टू बैरियर यूनिवर्सिटी जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, एंड वहाँ से हम इनिशियल फेज़ में सेलेक्ट हुए हैं। फिर उसके बाद एक फाइनल फेज़ था, फाइनल एक पिचिंग थी कंपटीशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने अपनी मेहनत की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वन दैट ग्रांट जो है सीड मनी, इट्स बेसिकली द इनोवेटर सीड फंड था। सो दैट सीड मनी जो कि हमें गवर्नमेंट HEC की तरफ से दी जाएगी टू एक्सपेंड आवर सर्विसेज। सही। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने लोगों के मुंह से सुना है कि यार इंजीनियरिंग ठीक है, इंजीनियर बनना है, जॉब करनी है, इस तरह की चीज़ें हैं, या सम लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी ड्राई जॉब, मतलब बहुत ही जो है ना, मतलब माठी सी मादरत के साथ लाइफ होती है, कोई चार्मिंग सा, कोई अपॉर्चुनिटीज ये वो, या फन लाइफ नहीं है। बजाते खुदा आप मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मैकेट्रॉनिक्स या एक इंजीनियर की लाइफ किस तरह, या एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पर्सन की लाइफ को किस तरह एंजॉय किया है? आपने जो बात की ना, बहुत ड्राई लाइफ होती है इंजीनियर की। हम जब BBA वालों को देखते हैं या बाकी जो डिपार्टमेंट्स वालों को देखते हैं ना, उनके बहुत अच्छे कूल प्रोजेक्ट्स होते हैं, और मतलब बड़े अच्छे कूल प्रोजेक्ट्स उनके होते थे, और हम एक साइड पे ना उसी कैंपस में बैठ के एक साइड पे ख्वार हो रहते थे, तो हमें बड़ा लगता था कि यार हमने मतलब क्यों यहाँ पे आए। लेकिन डेफिनेटली वो एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आप इनोवेशन लेके आ सकते हैं, जहाँ पे आप आगे जा सकते हैं, वो नहीं पता होता उस टाइम जो हमारी इंजीनियर्स हैं। एंड एक चीज़ हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इंक्लूड करना स्टार्ट कर दी, एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ें। मेरे जो अगर पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये हर फील्ड में होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि ना यही चीज़ें ना जो बच्चों को वहाँ पे मोटिवेट करती है। और ना वो तो सारी प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल वो एक ड्राई लाइफ होती है। सुबह 8 बजे क्लास के लिए आओ, प्रोजेक्ट दो, रात 9 बजे वाली क्लास है ना तभी प्रोजेक्ट दो, तो वो एक नो डाउट एक ड्राई लाइफ, बट आपने एंजॉय करनी होती है साथ साथ में, क्योंकि जब तक आप एक किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे ना, तो आप उसमें ना एक्सेल नहीं कर सकते हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो, चाहे किसी भी आप काम कर रहे हो, उस काम को जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे ना, तो वो आउटपुट नहीं आएगा, वो किसी भी उसमें वो नहीं आएगा। सो वो डिफरेंट मेथड, हम अब जिस तरह स्पोर्ट्स का मैंने बताया, सो मैं साथ साथ में स्पोर्ट्स भी खेल रहा था, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता था। सही, तो जाके क्लास में बैठ के बस थोड़े बहुत पढ़ाई कर लेता था। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। अगेन एक मैं सवाल को थोड़ा सा रीशेप कर लेता हूँ। आज मगर उस टाइम को आप लगता है था आपको कि भाई ड्राई है या जो भी जिस कदर भी, आज वही लोग जो बिजनेस मैनेजमेंट के हैं उनको देखते हैं और आप अपने आप को देखते हैं, तो फिर कैसा फील होता है? मतलब क्या चीज ड्राई नजर आती है, उनकी लाइफ या आपकी? मेरे ख्याल में हमें सॉरी टू से कभी कभी आता है कि वो शायद एक सिंपल चीज़ करे बार बार, हमने शायद कुछ चीज़ें न्यू लर्न की है हमने रेगुलर बेस पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारा इंटीग्रेटेड, एंड मैकेट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट कि आपका एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेट्रॉनिक्स एक मिक्स था। एक हम किसी को जब बताते थे ना, लोगों को मैकेट्रॉनिक्स समझ नहीं आता था, हम उनको बोलते थे कि यार हम रोबोट बनाएंगे एंड पे ना, सो देवर अच्छा ये चीज़ है, तो वहाँ से भी एक छोटी सी मोटिवेशन मिलती है कि चलो कुछ लोगों को तो वो चीज़ आ रही है। वो एक जो आपने बात की ना कि वहाँ से ना आप ना चीज़ें लर्न करते हो, जब चीज़ें न्यू चीज़ें लर्न करते हो ना, सो डेफिनेटली आपका ना एक्सपोजर होता है। मतलब बाकी सब्जेक्ट में डेफिनेटली चीज़ें न्यू आती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोजेक्ट वाइज आती है, लर्निंग वाइज आती है, बट इंजीनियरिंग में काफ़ी चीज़ें रेगुलर बेस पे चेंजेस आ रही है। सही है, तो मेरे ख्याल में उस ड्राइव को ना ये डिपेंड करता है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी, हमारी जो टीचर्स है ना, उसको कैसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। बड़ी जो यूनिवर्सिटी है दुनिया में
वो जो उनका टीचिंग मेथड होता है या जो उनका एक करिकुलम होता है या एक लाइफ होती है कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग उनके लिए बनाते हैं। सही, सो मेरे ख्याल में वो एक चीज़ लेके या अच्छा डिसीजन लिया था। उस टाइम तो नहीं था पता, लेकिन अभी लेके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डिसीजन लिया था। जो भी लिया था, एक स्ट्रगलिंग लाइफ थी लेकिन अच्छा था। सही। अच्छा, अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपके सामने एक स्टेम प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, सो व्हाट, कि आपने उस टाइम उसको फील किया कि बहुत ही ड्राई लाइफ होती है इंजीनियर की। आज आप जब नए यूथ को, नए बच्चों को स्टेम के बारे में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, तो अब कैसे फील होता है? एंड देन अगेन ये फीलिंग्स किस तरह आप समझते हैं कि आपके लिए प्राउड है कि एक इंजीनियर एक डिफरेंट इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट या इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट सोसाइटी को दे रहा है? जब देखिए, हम जब ये इश्यूज फेस करते थे कि हमें जो चीज़ ड्राई लगती थी और जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स लगते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्टेम इज़ ऑल अबाउट, आई टोल्ड यू ना, हैंड्स ऑन लर्निंग है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, क्रिएटिविटी है, जिसमें बच्चा ना खुद एक एक्सेल करता है ना, एक फन लर्निंग होती है बेसिकली। सो जहाँ पे हमें चीज़ें वहाँ पे ड्राई लगती थी, हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें ना ख़त्म करके उसको रिप्लेस करें विद द इनोवेशन या जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं या क्रिएटिव टेक्निक्स हैं ना, उससे रिप्लेस करें। सो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं कि उन वो जो ड्राई सब्जेक्ट्स है, ड्राई चीज़ें ना, उनको एक ऐसे मेथड में, ऐसे तरीके से पढ़ाया जाए और बताया जाए ताकि वो उसमें एक फन लर्निंग आए। मैं सिंपल एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास एक बहुत छोटी एक बच्ची आई थी, लाइक 4 to 5 years। तो उनकी फिर पेरेंट जब आके हमें कहती है, तो उनकी मदर कहती थी कि ये बच्ची बता दी है ना, वीकेंड पे जब हमारी क्लासेस होती हैं कि मम्मा मुझे ना उसमें जाना है, गुड स्कूल में जाना है, मुझे बैड स्कूल में नहीं जाना। सो वो जो नॉर्मल स्कूल था वो उसके लिए बैड स्कूल था, क्योंकि यहाँ पे हम वो रोबोटिक्स लर्निंग करवाते थे, फन लर्निंग करवा के खुद वो चीज़ें बनाती थी, तो उनको वो गुड स्कूल लर्निंग। सो बच्चों का अगर वो कॉन्सेप्ट है, सो इसका मतलब है कि थोड़ी सी हमें चेंजेस अपने टीचिंग मेथड में और डिलीवरी में, वे वी डिलीवर दोज मैसेजेस या दोज कॉन्सेप्ट्स, उसमें थोड़ी सी डेफिनेटली चेंजेस लानी चाहिए, एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट। अच्छा, सो कॉल्ड अगर किसी भी इंसान का आज भी ये माइंड है कि यार इंजीनियरिंग इज वेरी ड्राई जॉब एंड मैकेट्रॉनिक्स इज वेरी ड्राई, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में मैकेट्रॉनिक्स के थ्रू इनोवेशन के कॉन्सेप्ट को जस्ट लाइक अवेल किया, उस पे ही आपने अपनी रिसर्च की, एक्सप्लोर किया, नई पॉसिबिलिटीज आई आपके पास, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी ग्रोथ है और दुनिया आपको जानती है क्योंकि आपने मेहनत भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार नहीं, इतना बड़ा कोई वो नहीं है, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। तो आप एज अ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हवाले से व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी कुछ दिनों पहले एक यूटी में भी इस तरह का वेबिनार हुआ था, सो आई वाज इनवाइटेड लाइक गेस्ट। तो मैंने वो भी इंजीनियरिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि देखिए, आप लोग एक न्यू चीज़ कर रहे हैं, आप लोग मतलब एक लर्निंग करें, टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग आप कर रहे हैं, सही है। सो और पाकिस्तान इज इमर्जिंग मार्केट। इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, नो डाउट बहुत टफ सिचुएशन है, लेकिन टफ सिचुएशन में ही आप एक्सेल कर सकते हैं। कहीं पे एक चीज़ की कमी होगी ना, तो जाके अपना प्रोडक्ट, अपना प्रॉब्लम या अपना सोल्यूशन जो बेसिकली उस प्रॉब्लम के वो सेल कर सकते हैं। सो इट्स इमर्जिंग कंट्री। जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या जहाँ भी जब भी मुझे मिलते हैं, सो मैं उनको बोलता हूँ कि आप ना लाजमी थोड़ी सी ना अपनी जो FIB स्पेशली होता है ना, फाइनल, वो ऐसे बनाए सही, ताकि मतलब रियल टाइम प्रॉब्लम को उठाए। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आना है, बाहर से आना है या आपने खुद देना है। बाहर से आएगा, एक्सपेंसिव होगा, सही, आपने खुद देना है, सही है, तो आपकी जॉब क्रिएशन भी होगी, सही है, एंड आपका उसमें एक लो कॉस्ट सोल्यूशन भी दे सकते हो, सही, और एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो। सो आप कंट्री को भी फायदा दे रहे हो, आप सोशल इम्पैक्ट भी एक क्रिएट कर रहे हो, सही, लोग को जॉब्स दे रहे हो और लोग को सोल्यूशन दे रहे हो किसी प्रॉब्लम का। सो मेरे ख्याल में जो भी इंजीनियर्स है, जिस फील्ड में भी है, ट्राई टू गो फॉर सम प्रॉब्लम्स, सही है, उनको आइडेंटिफाई करें कि किस सेक्टर में आप लोग के अपने अपने जो सेक्टर है, डिपार्टमेंट्स है, उसमें जाके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें एंड वो सोल्यूशन पे आ जाए। एंड वन मोर थिंग, जब हम बोलते हैं ना कि टीचर ने ये नहीं पढ़ाया, ये रिसोर्सेज नहीं मिले, सो मतलब मैं खुद ये कहता था, नो डाउट मैं खुद ये कहता था, लेकिन वो सारे लेम एक्सक्यूजेज है, सही है, नहीं मिलेगा। मतलब अगर एक चीज आसान होती है ना, तो सब करते ना, सब करे फिर,
वो हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन नहीं, आप लोगों ने वाकई में किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन देना है और वो सोल्यूशन आपने बिजनेस में कन्वर्ट करना है। सो मतलब आपके पास बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, एरियाज है, उनसे आपको एक एज हासिल है, क्योंकि यू आर लर्निंग दैट थिंग एंड यू आर ऑन द ट्रैक टू दैट थिंग जो आप करना चाह रहे हैं। बाकियों को चीज सीखनी पड़ेगी और आप ऑलरेडी आप वो चीज सीख रहे हो। जस्ट मतलब अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे और अपने बिजनेस सेल्स वाले स्किल्स पे काम करें, टीम्स बनाएं एंड उनको लेके आए, सो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आए। सो मार्केट इज वेरी गुड, मतलब मार्केट इस टाइम बहुत नीट है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टेम एजुकेशन में भी आना चाह रहा है, सो एक कंपनी ना या एक स्टार्टअप, दो स्टार्टअप ना पूरे पाकिस्तान को नहीं कैटर कर सकती। हमारे पास इस टाइम K-12 में 5 करोड़ स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल है, सही है। और फिर जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, सो वी आर ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्टूडेंट। सो एक कंपनी, एक स्टार्टअप उसको रीच आउट नहीं कर सकती डेफिनेटली। सो बिल्कुल आए, इनोवेटिव आइडियाज के आए, साथ आए और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। एंड जो बंदा कंसिस्टेंट रहा, जिसने हार्ड वर्किंग की और जो एंड तक खड़ा रहा, सो दैट पर्सन और दैट स्टार्टअप इज द विनर। सही। मेहताब अनवर खाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम, क्योंकि आप कराची आए हैं विजिट पे अहमदाबाद से, और आई बिलीव कि नेक्स्ट आपका जब भी विजिट हो, चाहे 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, तो आप हमें ज़रूर टाइम दीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, क्योंकि आज आपके साथ हमारी टाइम कमिटमेंट तकरीबन 30 मिनट्स की ही थी, और मैं उसके लिए अगेन आपका वंस अगेन थैंक यू अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे व्यूअर्स के लिए, उनके डिफरेंट जो एक्सपीरियंस या जो उन्होंने चीज़ें सुनी थी वो डिफरेंट थी, जो आपका एक्सपीरियंस है आपने उनके साथ शेयर किया। एनी मैसेज फॉर द पेरेंट्स फ्रॉम योर साइड, क्योंकि शो अपने इख्तिताम पे चाह रहे, तो हम चाह रहे हैं आप कोई ऐसा मैसेज वालिदैन के लिए दें, जो शायद वालिदैन, मुझे लगता है वालिदैन के लिए स्पेशली टेक्निकल या जैसे स्टेम एजुकेशन है या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हवाले से पेरेंट्स की रहनुमाई होनी चाहिए। सो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बुलाया एंड एक मौका दिया ताकि मैं लोगों से बात कर सकूँ। एंड पेरेंट्स के लिए एक सजेशन ये है, मतलब वो डेफिनेटली बढ़े, लेकिन मेरी तरफ से जो एक सजेशन है कि आपके बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं किसी फील्ड में, तो नो डाउट आप उनको गाइड करें कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। टीचर्स के साथ बैठ के गाइड करें, लेकिन उनको अगर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में हालात मुश्किल है या इसमें तो जॉब नहीं मिलती, आप 2-3 साल स्ट्रगल करोगे फिर चांस है या नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, वो नहीं करे। उनको एक चीज करने दे, क्योंकि जहाँ पे आपका ना, जिस स्टूडेंट, आपके बच्चों का जब एक पैशन होगा ना किसी चीज के लिए, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको कर लेगा। टाइम लग जाएगा, नो डाउट टाइम लगेगा, हर्डल्स आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन वो उसको कर लेगा क्योंकि उसका पैशन होगा, वो उस चीज को पसंद करता होगा, तो वो चला जाएगा। तो किसी बच्चों को, अपने बच्चों को फोर्स नहीं करें, नो डाउट सजेशंस दे, उनके साथ बैठकर उनको गाइड जरूर करें, लेकिन फोर्स नहीं करें अगर वो किसी चीज में काम करना चाह रहे हैं, और उनको बल्कि सपोर्ट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स ही रिक्वायर्ड वो होते हैं, लोग होते हैं जो आपको एट द एंड ऑफ द डे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी, तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता, सही है। सो उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें, क्योंकि स्टार्टअप लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज है, बहुत डिफिकल्ट, मतलब रोज के बेसिस पे 95% आर डिफिकल्टीज, डीमोटिवेशंस, बट उनको आप मोटिवेट, इनकरेज करते रहेंगे, सो डेफिनेटली वो किसी न किसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बच्चों को रहनुमाई दें, उनकी तरगीब करें, उनको जहाँ जहाँ पर जिस तरह भी मावलत की ज़रूरत है उनकी मावलत करें, मुशावरत करें, और उनके लिए आसानियाँ करें कि वो अपनी ज़िंदगी में फ्लर्श करें। और जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अगर बच्चा कुछ करना चाह रहा है तो पेरेंट्स अक्सर ये कह देते हैं कि इसमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये वो सारी चीज़ें, बहुत सारे मसले हैं। मगर अगर आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से करना जानते हैं, तो बिल्कुल आप बआसानी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और इसी के साथ अपने शो का टाइम हो जाता है इख्तिताम की तरफ। स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ ज़ैब एफएम डिजिटल।